रामपुर गांव में रघु अपने बूढ़े पिता हेमराम और अपनी पत्नी कुंती के साथ रहता था। रघु के पास एक छोटा सा खेत था। उसी में वह मेहनत करके अपना घर का खर्च चलाता था और रघु की पत्नी कुंती बहुत ही खड़ूस औरत थी जो हेमराम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह हर समय हेमराम पर चिल्लाती ही रहती थी। रघु भी अपने पिता से बहुत कम प्यार करता था, लेकिन हेमराम बेचारा सभी तकलीफों को झेल रहा था और कुछ भी नहीं कह रहा था। एक दिन की बात है। रघु खेतों पर मेहनत करने के लिए चला जाता है और इधर हेमराम बेचारा लेटे लेटे बहुत थक गया था, तो वह टहलने के लिए निकल जाता है। तभी उसे उसका पुराना जिगरी दोस्त रामलाल मिल जाता है। उसको देखकर हेमराम बहुत खुश होता है और रामलाल उससे कहता है, क्या हाल है भाई हेमराम? भाई तुम तो मुझे पूरे 2 सप्ताह से नजर ही नहीं आ रहे थे और पता नहीं आज हम लोगों की कितनी अच्छी किस्मत होगी जो आज एक साथ मिल गए। और घर में तुम्हारे बहू बेटा ठीक ठाक है ना? हाँ रामलाल भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे आज हम लोगों की किस्मत ही चमक गई जो जिगरी दोस्त एक साथ मिल गए। और हाँ रामलाल भाई, मैं भी ठीक हूँ और मेरे घर में मेरे बहू बेटे भी ठीक हैं। अरे हेमराम भाई, तुम्हारी बहू कैसी है? मतलब स्वभाव से अच्छी है ना? और तुम्हारी इज्जत करती है और तुम्हें समय पर खाना भी देती है या नहीं? रामलाल की बात सुनकर हेमराम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह बेचारा अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाकर अपनी बहू की तारीफ करता है। अरे हाँ भाई रामलाल, मेरी बहू तो स्वभाव से बहुत अच्छी है और मुझे समय पर खाना पानी भी देती है और मुझे अपने पिताजी की तरह मानती है। अगर मैं खाना न खाऊं तब तक वह खाना को हाथ तक नहीं लगती है। इसीलिए मैं भी उसे अपनी बेटी ही मानता हूँ, क्योंकि जिसके स्वभाव अच्छे होते हैं उसके लिए विचार भी अच्छे होने चाहिए। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि इज्जत देने वालों को इज्जत मिलनी चाहिए। भाई तेरी तो किस्मत ही चमक गई जो तुझे ऐसी बहू मिली है जो तेरा अच्छे से ख्याल रखती है। भगवान करे कि ऐसी बहू सबको मिले। और हाँ हेमराम भाई, तुम कभी भी उससे कुछ मत कहना, क्योंकि वह बेचारी तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करती है कि जितना कोई नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर हेमराम की आंखों से आंसू बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन वह गर्दन नीचे झुका लेता है और मन में कहता है, ऐसी बहू किसी को न मिले। फिर दोनों दोस्त अपने अपने घर के लिए जाने लगते हैं। हेमराम जब घर में पहुंचता है तो उसकी बहू खड़ी हुई थी जो अपनी आंखें लाल पीली कर रही थी, और फिर वह गुस्से में आकर हेमराम से कहती है, अरे महाराज, अब आप कौन सी यात्रा पूरी करके आए हो? अरे अगर तुमसे कभी कोई काम के लिए कह दिया जाता है तब तो तुम कहते हो कि तुम्हारे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं और तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम काम कर सको। लेकिन टहलने के लिए तुम 10 किलोमीटर टहल जाओगे, तब तुम्हारा ना ही हाथ पैर दर्द करेगा और ना ही तुम्हारी ताकत कम होगी। अरे बहू, लेटे लेटे मेरी रीढ़ की हड्डी दर्द करने लगी थी और वैसे भी मेरी तबीयत कभी ठीक रह ही नहीं पाती। इसीलिए मैं टहलने के लिए चला गया था और वहां मेरा जिगरी दोस्त रामलाल मिल गया था। इसीलिए मैं उससे बात करने लगा था तो घर आने में ज्यादा समय लग गया।
वही तो मैं कह रही थी कि तुम्हें इधर उधर टहलने में और गप्पे लड़ाई में बहुत मजा आता है और काम करने में तुम्हारी जान निकल आती है। कुंती के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनता है तो हेमराम पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि कुंती उसके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रही थी। लेकिन हेमराम को बहुत भूख लगी थी, तो वह कुंती से प्यार भरी बातों में कहता है, बहू, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, तो तुम मुझे थोड़ा खाना दे दो, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा दूं। आज सुबह से मैंने खाना नहीं खाया है, इसीलिए और भी ज्यादा भूख लगी है। अरे अब खाना नहीं रह गया है, तो जब मैं शाम को खाना बनाऊंगी तो तुम खा लेना। वैसे भी एक दिन खाना नहीं खाओगे तो ज्यादा बीमार नहीं हो जाओगे, और कम खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। उसकी बात सुनकर हेमराम को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बेचारा चुप ही रहता है। शाम को रघु जब घर आता है तो अपने पिताजी से कहता है, अरे पिताजी, आपने खाना तो खा लिया था ना, और वैसे भी आज खाना तुम्हारे मनपसंद का ही बना था, तो तुम्हें खाते समय और भी अच्छा लगा होगा। हाँ बेटा, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट था, और आज मैंने सब दिनों से कुछ ज्यादा खाना भी खाया है, क्योंकि मनपसंद चीज खाने में बड़ा मजा आता। जिस पिता को रूखी सूखी रोटी तक नहीं मिली, वह अपने बेटे के सामने झूठ बोलकर कह देता है कि खाना बड़ा अच्छा था। अगर वह कह देता कि उसे आज खाना नहीं मिला है, तो शायद कुंती से रघु की लड़ाई हो जाती। इसीलिए वह कह देता है कि उसके मनपसंद का खाना बना था। अपने पिताजी के मुंह से यह बात सुनकर रघु कहता है, अरे हाँ पिताजी, कुंती तो बहुत अच्छा खाना बनाती ही है। जो भी उसका खाना खा लेता है, उंगलियां ही चाटता रह जाता है। पिताजी, आप कुंती जैसी बहू पाकर धन्य हो गए हो। आप बड़े किस्मत वाले हो जिसे कुंती बहू मिली। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कुंती मेरी बहू नहीं, बल्कि मेरी बेटी है। अच्छा बेटा, अब मेरे सर में कुछ थोड़ा बहुत दर्द होने लगा है, तो तुम अलमारी से मेरी दवाई निकाल कर मुझे दे दो। मैं खा लूंगा और अपने सर का दर्द मिटा सकूंगा। अरे पिताजी, आपको दिखाई नहीं पड़ता कि मैं दिन भर खेतों में काम करता हूँ, और अब घर पहुंचा हूँ तो बैठ तक नहीं पाया हूँ, और आप काम बताने लगे। अरे कम से कम इतना तो कर लो, कुछ दूर पर अलमारी है, वहां से दवाई निकाल कर खा लो। और अब मैं जा रहा हूँ। आराम करने के लिए मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है। ठीक है बेटा, तुम जाओ और आराम करो, और मुझे माफ कर देना। मेरे से गलती हो गई जो मैंने तुमसे कह दिया कि मेरी दवाई उठा कर दे दो। रघु गुस्से में जाकर वहां से पैर पटकता हुआ चला जाता है और अपनी पत्नी के पास जाता है। फिर कुंती से कहता है, अरे कुंती, क्या हुआ? तुम चुपचाप और बड़ी उदास क्यों बैठी हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि सारा दिन मेरा काम करने में ही निकल जाता है। ऊपर से तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखना और खाना बनाना, झाड़ू पोछा लगाना, यह सब करते करते मैं बहुत थक जाती हूँ। और आज तो मेरे हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, इसीलिए चुपचाप आपका इंतजार में बैठी थी। लेकिन आपके पिताजी को हम दोनों में से किसी पर रहम नहीं आता, क्योंकि वह तो सिर्फ खाते और लेटे रहते हैं, और आज तो ना जाने कितनी दूर टहलने के लिए चले गए थे। अरे इतनी दूर टहलने जाते हैं तो इससे अच्छा तुम्हारे साथ थोड़ा काम ही कर लें। अरे कुंती, कोई बात नहीं, मुझे भी उन पर बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे अगर तुम थोड़ा बहुत काम कम कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। अब मैं क्या बताऊं, मैं तो कुछ कहती तक नहीं हूँ, क्योंकि वह आपके पिताजी हैं, इसीलिए मैं उनकी इज्जत भी करती हूँ। अच्छा छोड़ो, सभी बातों को। आपको भूख लगी होगी तो मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आप खा लो जल्दी से। अरे कुंती, मैं खाना तो खा लूंगा, और मैं इतना थक भी नहीं गया हूँ कि जितना तुम सोच रही हो। अरे मुझसे ज्यादा तो तुम काम करती हो, और तुम बहुत थक गई हो, तो तुम इसी पर लेट जाओ। मैं तुम्हारे हाथ पैर
मैं थकावट उतारने वाला तेल लगा देता हूँ और तुम्हारा सर दबा देता हूँ ताकि तुम्हें कुछ आराम मिल सके। अच्छा, ठीक है जी, मैं लेट जाती हूँ और फिर बाद में आप खाना भी खा लेना, शायद मैं सो जाऊं। उन दोनों के कमरे में हो रही सारी बातें हेमराम अपने कमरे से सुन रहा था। उसे बहुत दुख होता है और वह खुद से ही कहने लगता है, हे भगवान, ये मुझे कैसा बेटा दिया है। अरे, यह तो अपनी पत्नी के प्यार में इतना ज्यादा गिर चुका है कि मुझे बिल्कुल भूल गया है। मैंने इसे कहा कि दवाई लाकर दे दो, तो इसने मुझसे कहा कि मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है और वहां अपनी पत्नी के हाथ पैर में तेल लगा रहा है और उसका सर दबा रहा है। हे भगवान, इससे अच्छा तो मुझे इस घर से उठा ले। अब मुझे नहीं जीना। इस दुनिया में मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। बुढ़ापे में भी चैन की रोटी नहीं मिल रही। हेमराम को बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसका बेटा होकर उसके लिए दवाई तक नहीं दे रहा और अपनी पत्नी को बहुत लाड़ प्यार कर रहा है। ऐसे ही कई महीने और बीत जाते हैं। अब कुंती को बहुत गुस्सा आता था जब वह हेमराम को देख लेती थी। अब उसके मन में कुछ ऐसा करने के लिए चल रहा था ताकि हेमराम इस घर से बाहर चला जाए और कभी लौट कर ही न आए। इस बुढ़े से मैं परेशान हो गई हूँ। ये दिन भर खाता रहता है और आराम करता रहता है। इसका मेरे लिए इस घर में नर्क बन गया है। अब इस घर में कुछ भी हो, मुझे चाहे जो करना पड़े, मैं इस बुढ़े को इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। इधर रघु खेत में काम कर रहा होता है। तभी एक पड़ोसी के साथ आता है और वह रघु से कहता है, अरे रघु भाई, कैसे हो? और तुम तो इस बार सबसे पहले खेतों में मेहनत करके सबसे पहले फसल उगा लोगे। अरे भाई, क्या करूं? सबसे पहले मेहनत इसलिए कर रहा है कि इस फसल को जल्दी बेच दूंगा ताकि अपनी पत्नी के लिए कुछ गहने ले सकूं और घर का अच्छे से खर्च चला सकूं। हाँ, पत्नी से याद आया कि तुम्हारी पत्नी का स्वभाव कैसा है। वह तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखती है और तुम्हारे पिताजी का ख्याल अच्छे से रख रही है या नहीं? अरे भाई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरी पत्नी का स्वभाव कैसा है। अरे, मेरी पत्नी तो इतना काम करती है कि जितना हमारे गांव की कोई औरत नहीं करती होगी। और मेरे पिताजी तो बड़े खुशनसीब हैं जिन्हें कुंती बहू मिली है। कुंती मेरे पिताजी का इतना ख्याल रखती है कि समय पर खाना पानी और दवाई देती है। कभी कभी उनका सर दर्द करने लगता है तो उनका सर भी दबा देती है। चलो, अच्छा है कि तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखने वाली तुम्हें एक पत्नी मिल गई। और सच में तुम्हारे पिताजी तो फिर बहुत खुशनसीब हैं। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूं। मुझे भी मेरे खेतों में काम करना है। शाम को रघु जब घर आता है तो कुंती रघु से कहती है, अरे जी देखो, अब मुझे पायल खरीद दो। अपने पिछले साल ही कहा था, लेकिन अब इस साल तो खरीद दो और ज्यादा। मैं आपसे कुछ खर्चा भी नहीं करवाती हूँ, तो इतना तो कर दो मेरे लिए। अरे कुंती, मैं तुम्हें पायल तो आज ही खरीद देता, लेकिन मजबूरन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीद पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे, मैं जैसे तैसे घर चला पा रहा हूँ और यहाँ फसल बोने के बाद जब अच्छी तैयार होगी तो इसे बेचकर मैं तुम्हारे लिए पायल जरूर खरीद दूंगा। अरे, आप पैसों की चिंता क्यों कर रहे हो? अरे, शायद आपको नहीं मालूम कि आपके पिताजी के पास कितने पैसे हैं। मैंने एक दिन देखा था कि उनके पास बहुत पैसे हैं और वह पैसे वो किसी को नहीं देना चाहते, इसीलिए उन्हें छुपा कर रखा है। लेकिन मैं आज तक उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया है, तो मैं उनसे क्या कहूँगा जो वह मुझे पैसे दे देंगे। और मुझे यह भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनके पास पैसे होंगे। अरे, आपको यकीन हो और या ना हो, लेकिन मैं कह रही हूँ तो उनके पास पैसे जरूर हैं। अरे, मैंने अपनी आंखों से देखे थे उनको पैसे गिनते हुए। और रही बात पैसे मांगने की, तो आप कहना
कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो मैं डॉक्टर को भी दिखाया है, लेकिन उन्होंने कहा कि अस्पताल में पैसे जमा करवा दो तो मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। बस वह तुम्हें पैसे दे देंगे क्योंकि एक पिता अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकता। ठीक है कुंती, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करके यह भी कोशिश करके देख लेता हूँ। अगर पिताजी ने पैसे दे दिए तो फिर तो हमारी बल्ले बल्ले, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी पायलें खरीद दूंगा। अपनी पत्नी पर विश्वास करके रघु अपने पिताजी के पास जाता है और उदास होकर कहता है, अरे पिताजी, अब क्या होगा? अब तो मैं बहुत परेशान हूँ। अरे पिताजी, बात कुछ ऐसी है कि तुम्हारी बहू कुंती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और डॉक्टर ने कहा है कि पैसे पहले जमा करवा दो, तो मैं इनका अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा दूंगा। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं मैं कुंती का इलाज करवा सकूं। अरे बेटा, तो तुम ज्यादा उदास मत हो, और मेरे पास कुछ पैसे पुराने जुड़े हुए रखे हैं, तो तुम उनसे कुंती बहू का इलाज करवाना और जल्दी से ठीक करवा लेना। ठीक है पिताजी, आप मुझे जल्दी से पैसे दे दो और फिर वह मैं पैसे अस्पताल में जमा कर दूंगा। आज कुंती का इलाज जल्दी हो सके। फिर हेमराम अपने बेटे रघु पर विश्वास करके उसे पैसे दे देता है। अपने पति के पास पैसे देखकर कुंती बहुत खुश होती है। देखो जी, अब तुम्हारे पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी है, और यहाँ जाने यह कब हम लोगों को छोड़कर चले जाएंगे, और अब इनकी दवाई का खर्चा भी बहुत बढ़ गया है, तो अब हम लोगों के पैसे बेफालतू में खराब हो रहे हैं। अब कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे पिताजी इस घर से चले जाएं। हाँ, तुम ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हो कि हमारे पैसे हुए फालतू में खराब हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं अपने पिताजी को ऐसे घर से भगाया तो गांव के लोग देखेंगे और वह मेरी इधर उधर चुगली करेंगे कि बेटे ने अपने आप को घर से भगा दिया, और मैं बेटा होने के नाते ऐसा कर भी नहीं सकता। और अगर पिताजी के लिए दवाइयां आती रहेगी तो हम कंगाल भी हो जाएंगे। हाँ, बात तो तुम ही बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे मन में एक तरीका है जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा, और तुम्हारे पिताजी भी हमारे घर से चले जाएंगे। तरीका कुछ ऐसा है कि 10 रुपए या 20 रुपए खर्च होंगे। इतने रुपए में तुम्हारे पिताजी इस घर से चले जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या तरीका है जो इतने कम रुपए में पिताजी यहाँ से चले जाएंगे? अच्छा, तुम मुझे वह तरीका जल्दी से बताओ, शायद हमारे लिए वह बहुत अच्छा हो। देखो, तुम आज ही बाजार जाओ और वहाँ से कुछ रुपए की दवाई ले लेना, जो दवाई आदमी को बेहोश कर देती हो, न कि मार देती हो, और उसे दवाई को मैं खाने में मिला दूंगी, और जब उस खाने को तुम्हारे पिताजी खाएंगे तो बेहोश हो जाएंगे, और तुम उन्हें रात में कहीं भी फेंक देना, जैसे जंगल में फेंक देना। बस फिर हम दोनों ही इस घर में रहेंगे। हाँ, कुंती की तरीका तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं अभी जा रहा हूँ और कुछ रुपए की दवाई खरीद कर लाऊंगा। फिर तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। शाम को कुंती खाने में दवाई मिलकर बनाती है और खाना हेमराम के मनपसंद का बनाती है। हेमराम की चारपाई पर खाना रखकर कुंती कहती है, बाबूजी, आज मैं आपके मनपसंद का खाना बनाया है, तो आप जल्दी से इस खाने को खा लो ताकि यह ठंडा ना हो पाए। अपने मनपसंद का खाना सामने देखकर हेमराम को शक होता है कि आखिर उसके मनपसंद का खाना कैसे बनाया गया है, और फिर हेमराम अपने आप से कहता है, अरे कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा तो कभी नहीं होता है जैसा आज किया गया है। अरे मेरे मनपसंद का खाना तो आज तक इसने नहीं बनाया, लेकिन आज कैसे बना दिया। अरे छोड़ो इन सभी बातों को,
और इस खाने को चुपचाप खा लो, बेशक किसने जहर ही क्यों ना हो, क्योंकि वैसे भी मेरी बहू और मेरा बेटा मेरे से तंग आ चुके हैं। अगर मुझे मारना चाहते होंगे तो भी कोई बात नहीं। क्या हुआ बाबूजी? आप इतना क्यों सोच रहे हो? जल्दी से खाने को खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ बहू, मैं जल्दी से इस खाने को खा लेता हूँ। फिर कुछ ही देर में हेमराम बेहोश हो जाता है तो कुंती रघु से कहती है, देखो जी, अब तो ये बेहोश हो गए हैं और अब आप इन्हें कहीं जंगल में डाल देना, ताकि या तो ये हमारे घर का रास्ता भूल जाएंगे या फिर इन्हें कोई जानवर का जाएगा। उसके बाद हम दोनों लोग खुशी से रहेंगे। ठीक है कुंती, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। इन्हें गांव के दूर वाले जंगल में डाल दूंगा। फिर रघु अपने पिताजी को एक जंगल में डाल देता है और अपने आप घर के लिए चला आता है। कुछ देर बाद हेमराम को होश आ जाता है तो वह खुद से कहता है, अरे, मुझे तो पहले ही शक था कि आज तो मेरे साथ कुछ न कुछ अनहोनी होने ही वाली है, क्योंकि कभी भी मेरे मनपसंद का खाना नहीं बनाया गया था, लेकिन आज बनाया गया था और उसे खाने में बेहोश वाली दवाई मिलाई गई थी, जिसे खाकर मैं बेहोश हो गया। अच्छा भी है, और क्या, जब अपनी औलाद अपने आप को नहीं चाहती तो बहू तो पराये आए घर की थी। हे भगवान, तूने मुझे ऐसी औलाद दी थी जो मुझे ही मारना चाहती है। इससे अच्छा तो मैं बे औलाद रह लेता। पता नहीं मैं पिछले जन्म में कौन से पाप किए होंगे जो उस जन्म का मुझे पाप भुगतना पड़ रहा है। हेमराम खुद से ही बातें कर रहा होता है। तभी उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है। तभी वह एक झाड़ी के पीछे छिपकर खड़ा हो जाता है। तभी वह देखता है कि दो चोर एक एक सोने से भरे बक्से के सामने खड़े थे और दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उनके पास दो बक्से देखकर हेमराम कहता है, अरे भगवान, देखो, मेरे बहू बेटे ने मुझे इसलिए घर से बाहर निकाला है कि मैं ना ही उनका कुछ काम करता हूँ और ना ही उन्हें कहीं से पैसे देता हूँ। और भगवान, आप कुछ ऐसा कर दो जिससे कि यह चोर यहाँ से चले जाएं और यह बक्से मुझे मिल जाए, ताकि मेरे पास इतने ज्यादा रुपए का सोना देखकर मेरे बहू बेटा मुझे घर से नहीं निकालेंगे। अरे भाई, देखो, हमारे पास दो सोने से भरे बक्से से हो चुके हैं, तो हम लोग एक बक्से को घर ले चलते हैं। जैसे हम लोग इसे आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे और इस बक्से को यही छिपा देते हैं। और देखो, इस जंगल में कोई नहीं आता है, तो हम लोग सुबह जल्दी आएंगे और इस बक्से को भी ले चलेंगे। ठीक है भाई। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। दो बक्से एक साथ ले चलना खतरे से खाली नहीं होगा, और इस बक्से को तुम पीछे पीछे लेकर चलना और आगे आगे मैं देखूंगा कि कोई यह तो नहीं रहा है। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। वह दोनों चोर वहां से चले जाते हैं और हेमराम वहां आ जाता है। हेमराम अपने सामने बक्सा रखा देखकर बहुत खुश होता है और भगवान को धन्यवाद देने लगता है। भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने मेरी बात सुन ली। अरे, तूने ही इन चोरों के मन में कुछ ऐसा कर दिया होगा जिससे इन्होंने एक बक्सा यहीं छोड़ दिया, वरना कोई चोर ऐसा कभी नहीं कर सकता। अब मैं सुबह होते ही इस बक्से को घर ले जाऊंगा और इसे देखकर मेरे बहू बेटे बहुत खुश होंगे और फिर मुझे घर से कभी नहीं निकालेंगे।
खुशी खुशी रहने लगते हैं।